पीजीटी +2 हाई स्कूल बेंगाबाद आज पुनः आपके सामने भारतीय इतिहास के टॉपिक प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के आपके सामने। कल हम लोग जहां तक पढ़े थे वहां से आज थोड़ा सा आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बीड्स, बोन्स, ब्रिक्स ये सब चीजों पर चर्चा किया था। साथ ही यह भी बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों है, हड़प्पा सिविलाइजेशन ही इसे बोलना उपयुक्त क्यों है। इन सारी बिंदुओं पर कल हम लोग चर्चा किए थे। साथ ही आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, तो पहले हम होमवर्क के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उसको किया है या नहीं किया है। यदि आपने होमवर्क किया होगा तो निश्चित रूप से आज के क्लास को समझने में, आज के टॉपिक को समझने में आपको और ज्यादा सहूलियत होगी। मैंने पहला प्रश्न आपसे किया था हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा साइट्स की खोज किसने की थी। मैंने बताया भी था कि हड़प्पा की खोज 1921 में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसे हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आप नहीं भूलें इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। निश्चित रूप से ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ट्रिक क्या है, बोर्ड पर मैंने लिखा भी है, हमारा वादा। क्या है? हमारा वादा। आप यहां देखें, हमारा वादा मैंने लिखा है, ठीक है। और सभी का मीनिंग है एक एक का। ह से हड़प्पा, ह से क्या हो गया? हड़प्पा। मां से इसका लोकेशन कहां था, तो पाकिस्तान में इसका लोकेशन है। और पाकिस्तान का जिला क्या है? मोंटगोमरी या मोंटोगोमरी। और रा से क्या है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी के बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड है। और दा का मतलब दयाराम साहनी। तो ये हड़प्पा का ट्रिक क्या है? हमारा वादा। ठीक है, ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही हमने कल आपको कार्बन 14 डेटिंग सिस्टम के बारे में, जो समय निर्धारण करने के तरीके हैं, उसके बारे में बताया था। लेकिन इस सिस्टम का डेवलपमेंट या इस सिस्टम का विकास किसने किया, उस वैज्ञानिक का नाम नहीं बताया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम फ्रैंक लीवी है। फ्रैंक लीवी ने कार्बन 14 पद्धति के बारे में बताया, जिसके माध्यम से हम किसी पुराने ऑब्जेक्ट का समय को जान सकते हैं कि वो कितना पुराना वस्तु है, कितना पुराना बिल्डिंग्स है, ये सारे चीज। या कोई पेड़ ही है, पेड़ का उदाहरण ज्यादा उपयुक्त होगा। वो पेड़ कितना पुराना है, वो ट्री कितना ओल्ड है, उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं कार्बन 14 समय निर्धारण पद्धति के माध्यम से। ये फ्रैंक लीवी महोदय को 1960 ईस्वी में, 1960 में नोबेल प्राइज मिला था कार्बन 14 पद्धति के विकास करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। और आज का जो सब टॉपिक है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता में यदि कोई प्रश्न है तो वह क्या है? टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। हिस्ट्री में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इतिहास कैसे अपने आप को दोहराता है उसे हम यहां बताएंगे। मेरा दोनों काम हो जाएगा, टाउन प्लानिंग क्या था वहां का, और इतिहास कैसे अपने आप को दोहराता है, कैसे अपने आप को रिपीट करता है, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। आप यहां पर देखेंगे नगर नियोजन प्रणाली या टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नगरीय सभ्यता थी। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, खास करके नगर और ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन एंड रूरल, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और मैंने कल भी बताया था कि इतिहास में जो भी हम बात करते हैं वो बिना फैक्ट का नहीं करते हैं, बिना तथ्य का हम किसी बात को नहीं करते हैं, बिना एविडेंस का हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब फैक्ट नहीं रहेगा तो उस चीज को हम समझ पाने में बिना फैक्ट का, बिना एविडेंस का हम इतिहास को प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं, ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। तो फैक्ट के आधार पर हम इतिहास की बात करते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर, आर्कियोलॉजिस्ट के खोज के आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं या जानते हैं या पढ़ते हैं। और जिस चीज का फैक्ट नहीं मिलेगा, जिसका एविडेंस नहीं मिलेगा, वो यूजलेस है, बेकार की बात है। तो यहां पर जो भी हम बात कर रहे हैं वो फैक्ट के आधार पर बात कर रहे हैं। कल मैंने एक आपको होमवर्क और दिया था, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा था मैंने कि मोहनजोदड़ो का लिटरली मीनिंग क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ भी हमने बताया था, माउंट्स ऑफ द डेड्स, माउंट्स ऑफ द डेड्स यानी मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल और बहुत ही बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदाड़ो है। तो मोहनजोदड़ो जो बड़ा विस्तृत नगर था, ठीक है, आज से लगभग 4500 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी और वो नगरीय सभ्यता थी। तो वो नगरीय सभ्यता कैसे थी, उन्हीं चीज को हम सिद्ध करेंगे अपने उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नगरीय सभ्यता थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है सीटाडेल। क्या पाया गया है? सीटाडेल पाया गया है। वहां के नगर कैसे बने हुए थे? दुर्ग के होते थे, दुर्ग नुमा होते थे, टीले होते थे, और जो अपर पार्ट होता था, ये अपर पार्ट हो गया, ये अपर पार्ट ये सीटाडेल कहलाया, और ये लोअर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। वहां का जो नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था। तो ये जो ऊपरी भाग होता था, ये वाला पोर्शन जो है, इसी को सीटाडेल कह रहे हैं, और लोअर पार्ट भी होता था, यानी ऊंचे टीले और नीचे टीले, अपर पार्ट लोअर पार्ट। ऐसा माना जाता है कि जो अपर पार्ट होता था वहां पर महत्वपूर्ण लोग, समाज के जो महत्वपूर्ण लोग होते थे वो अपर पार्ट में रहते थे, और जो सामान्य लोग होते थे, जनसाधारण जो होती थी, वो निचले भाग में रहते थे। ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता
नगरीय सभ्यता थी। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ग्रिड सिस्टम, जालीनुमा संरचना। ग्रिड सिस्टम, आप जाली को देखते हैं तो जालीनुमा संरचना था। कैसे? वहां की सड़कें काफी चौड़ी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। 90 डिग्री पे वहां की सड़कें एक दूसरे सड़क को काटती थी। ठीक है? ऐसे मान लो सड़क है, आप देख रहे हैं ये सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है। और जो प्लांट सिटी होता है, जैसे जमशेदपुर है, बोकारो स्टील सिटी है, तो उसका जो शहरी क्षेत्र है वो प्लांट करके बनाया गया है। काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी और इस क्षेत्र में घर बना हुआ होता था। ये सब घर बना हुआ है, ठीक है? और घरों का बनावट भी जो था वो एक तरह का होता था। ऐसा नहीं है कि कोई 4 फ्लोर तक है और कोई झोपड़ी बना हुआ है, ऐसा नहीं था। पक्के घर थे, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। आपके चैप्टर में ही लिखा हुआ है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटें। ये मकान आप स्कूल का बिल्डिंग ही देख लो, पक्की ईंटों से बना हुआ है ना। तो आज से 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो बिल्डिंग्स थे वो पक्के ईंटों से बने हुए थे। ठीक है? आप कहीं कहीं देखेंगे मुख्यतः 2 स्तरीय शहर था। धौलावीरा एक जगह है जहां त्रिस्तरीय भी मिला है, लेकिन पक्के ईंटों के बने हुए थे। महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पक्के ईंटों के बने हुए थे, इसलिए ब्रिक्स को दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही उसके समानांतर में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। दजला और फरात नदियों के किनारे इराक में 11th क्लास में हम लोग पढ़े भी हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो ईंटें थी वो कच्ची ईंटें थी, धूप से पकाए हुए ईंटें थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ब्रिक्स हैं वो पक्के ईंटें हैं। आज जैसा ईंटा मिलता है हमें, ब्रिक्स जैसा मिलता है, वैसा ईंटों का प्रयोग वहां के घर बनाने के लिए होते थे। ये कितनी बड़ी विशेषता है कि 4500 साल पहले इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, हवादार घर, रोशनीदार घर, बड़ी बड़ी खिड़कियां, दरवाजे, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में था। और सड़कें चौड़ी होती थी, जो निस्संदेह रूप से यह बताती है कि वो शहर काफी विकसित शहर था। ठीक है? तीसरी विशेषता, थर्ड फीचर्स की ओर हम लोग जाते हैं। तो क्या? ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली। आप देखते होंगे जब बरसात का दिन आता है तो सड़कों पर पानी आ जाया करते हैं। छोटे छोटे कस्बों में आप देखते होंगे कि पूरा पानी पड़ा और हम लोग का पैर आधा डूब गया पानी में ही। सड़क पर चल रहे हैं, आधा पैर डूबा हुआ है। लेकिन आज से 4500 साल पहले वहां का ड्रेनेज सिस्टम बहुत उन्नत था, हाईली डेवलप था। सभी घर से नालियां निकलती थी और एक मुख्य नाला में वो जाकर के समाहित हो जाता था। और सॉक पिट भी बना हुआ था। ठीक है? पानी कहां जाएगा इसकी भी व्यवस्था की हुई थी। ये आश्चर्यजनक बात है नहीं है कि उस समय के जो शहर के बनाने वाले रहे होंगे कितना सोचकर उस शहर को बनाया होगा, सफाई पर उनका कितना ज्यादा ध्यान रहा होगा। और आज सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। तो इसी को कह रहे हैं कि आज से 4500
साल पहले सफाई का इतना ध्यान दिया गया था और आज भी हम सफाई की ओर उतना ध्यान दे रहे हैं। सरकार को अभियान चलाना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आपको हम यहां समझाते हैं। मान लो ये घर है, ये घर है, ये घर है, इधर घर है, यहां पर है और यहां पर घर है। उदाहरण के लिए ले रहे हैं, सभी घरों से छोटी छोटी नालियां निकली। आप देखते होंगे आपके भी घर से नालियां निकलती होंगी पाइप के माध्यम से। और ये क्या था, यहां पर बड़ी बड़ी नालियां बनी हुई थी। ठीक है, ये पानी इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसका पानी यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, इसका यहां चला गया और फिर ये बड़ी नाले में मिल करके एक सॉकेट भी बना हुआ था जिसमें समाहित हो जाता था। कितनी बड़ी विशेषता है। आज जब पानी आती है तो मैंने उदाहरण दिया आपको कि हम लोग का घुटने तक पानी सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन उस समय ड्रेनेज सिस्टम इतना डेवलप था। तो इसके आधार पर भी हम कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता थी। फोर्थ फीचर्स क्या है, ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, स्नानागार क्या था भाई, मतलब नहाने का जगह। बहुत बड़ा भाग मिला है आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को जहां पर विशाल स्नानागार था, ग्रेट बाथरूम्स थे, जहां पर उस ग्रेट बाथरूम्स में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उसके फर्श पक्के बने हुए थे, बगल में चेंजिंग रूम बना हुआ था, बगल में कुआं बना हुआ था। ये सारी विशेषताएं ये बताती है कि वो शहर का रूप था। ये बताती है विशेषताएं कि वो टाउन था। ठीक है, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कई जगह लोग यूं ही नदियों में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, यानी ओपन नहाते हैं। लेकिन उस समय ग्रेट बाथरूम्स के एविडेंस मिले हैं जो यह बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अगली विशेषता ग्रेट ग्रेनरी, यानी अन्नागार। अन्नागार का मतलब जहां पर अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था। अनाज को आज से 4,500 साल लगभग पहले इकट्ठा करके रखा जाना एक बहुत बड़ी विशेषता है। और उस समय ग्रेनरी का होना ये और भी ज्यादा बड़ी विशेषता है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, आजकल एफसीआई के बहुत सारे गोडाउन्स होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे गोदाम आपको मिल जाएंगे जहां पर अनाज को काफी मात्रा में संग्रहित कर रखा जाता है। ठीक है, और वैसी स्थिति में सरकार का जो सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, जहां पर लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से अनाज मिलता है, वो सब जगह में एफसीआई के माध्यम से अनाज भेजा जाता है। मतलब अनाज जमा करने का जो जगह होता था, अनाज को इकट्ठा करने का जो जगह होता था, अनाज को एकत्रित करने का जो जगह होता था, उसी को ग्रेट ग्रेनरी कहते थे और ये वहां पाया गया। और उसकी तुलना में अभी से कर रहे हैं, देख रहे हैं, 4,500 साल की तुलना हम अभी से कर रहे हैं, वर्तमान समय से। अभी कोरोना वायरस के समय में सरकार ने सारे एफसीआई गोडाउन से दुकानों को गेहूं या चावल सप्लाई करना शुरू किया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी कैसे थी, जरूर सरप्लस प्रोडक्शन होता होगा, अतिरिक्त उत्पादन होता था। अतिरिक्त उत्पादन किसको कहते हैं, जो खाने के अलावा जो बच जाता है। जैसे हमारे घर में मान लो एक साल में 100 केजी गेहूं का
जरूरत है, 100 केजी चावल का जरूरत है, और मेरा खेती से हमको मान लो 200 केजी अनाज हो गया, गेहूं हो गया, 200 केजी चावल हो गया, तो 100 केजी ही मेरा खपत है, और 100 केजी जो बच गया वो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, अतिरिक्त उत्पादन हो गया, तो उसको हम कहां रखते थे? उस समय जो लोग हुए रहे होंगे वो सारे कहां रखते थे? ग्रेनरी में रखते थे। उस समय का जो सिस्टम रहा होगा वो सरप्लस प्रोडक्शन को इकट्ठा करके रखता होगा, ताकि विपरीत स्थिति जब आए, जब अकाल की स्थिति आ जाए, भूखमरी की स्थिति आ जाए, वैसी स्थिति में उस अनाज का हम उपयोग कर सकें। ठीक है, तो ये 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं सीटाडेल का पाया जाना, ग्रिड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथरूम्स, ग्रेट ग्रेनरी, ये सिद्ध करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता थी। ओके, यहां तक क्लियर है? फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक को टच करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। वहां का समाज कैसा था? सामाजिक स्थिति या सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ, सोसाइटी कैसा था? ठीक है, तो हर एक समाज, हम अपने ही समाज से, आप अपने ही समाज से ले लीजिए, तो समाज के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजों का अध्ययन करेंगे या देखते हैं? समाज कैसा है, पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है, यानी माँ की या स्त्रियों की महत्ता ज्यादा है आपके परिवार और समाज में, या पुरुषों की महत्ता ज्यादा है? लोगों का खान पान कैसा है, लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों के मनोरंजन के क्या साधन है? ठीक है, तो ये सारे चीज को इस समाज के अंतर्गत हम रखते हैं। तो यहां भी वही देखना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में यहां हम देखेंगे। ठीक है, कोई बड़ा सा चीज नहीं है, हम अपने समाज से केवल उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी अपने समाज के वर्णन करने की बजाय हम हड़प्पा सभ्यता के जगह की तुलना कर देंगे। वहां के जो एविडेंस मिले हैं उसके तथ्यों के आधार पर हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। ओके, देखते हैं सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, और इसके अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को, किन किन पॉइंट्स को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जो इसका जो मेन चीज है उसको हम देखते हैं। वहां का सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। वहां के लोग सुखीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, बहुत कम उन्हें कष्ट था। मोटे तौर पर यही कह सकते हैं, अमीरी और गरीबी के बीच में उस तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक है, सुविधापूर्ण तो हम देख रहे हैं, फैसिलिटीज से तो भरा हुआ है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि वो शहरी सभ्यता है और शहर में तो सारे सुविधा होते हैं। हम गांव और शहर की जब तुलना करेंगे तो देख लेते हैं कि गांव में कुछ समस्याएं होती हैं, वहां फैसिलिटीज कम होती हैं, और शहर में थोड़ा फैसिलिटी ज्यादा होता है ना। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, तो सुविधा यहां पर होना स्वाभाविक है। सुविधापूर्ण लोग होते थे, सारी सुविधाएं उनके पास प्राप्त थी। ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी था। मैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? जिस समाज में माताओं की या महिलाओं की या स्त्री की, फीमेल्स की महत्ता रहे,
इम्पोर्टेंस रहे, महिलाओं का इम्पोर्टेंस रहे, उसे हम मातृसत्तात्मक कहते हैं। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, कुछ फैक्ट के आधार पर, कुछ एविडेंस के आधार पर कह रहे हैं। क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली है हड़प्पा से जो मातृ देवी की है, फीमेल की है। ठीक है, ये बताता है कि उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या अच्छी रही होगी, तब तो किसी औरत का मूर्ति मिल रहा है, किसी महिला का मूर्ति मिल रहा है। इसलिए ये मूर्ति ही सिद्ध कर दे रही है कि समाज में स्त्रियों की महत्ता ज्यादा था। इसलिए ऐसे सोसाइटी को हम मातृसत्तात्मक कहते हैं। और वर्तमान का समाज क्या है? हमारा पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्कल है, मतलब पुरुषों की प्रधानता है। आप अपने गांव में भी देख लीजिए, अपने घर में ही देख लीजिए, घर के सारे डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा ये कौन तय करता है? निर्णय कौन लेता है? आपके माता नहीं लेती है, आपके पिताजी निर्णय लेते हैं, आपके फादर निर्णय लेते हैं सारे कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ेगा, बेटी कहाँ पढ़ेगी, घर के जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसका खर्च हम कहाँ करेंगे, ये सारा निर्णय कौन ले रहा है? आपके पिताजी ले रहे हैं। इसलिए वर्तमान का समय क्या है? पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। लेकिन आज से 4.5 साल पहले समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी, यानी स्त्रियों की प्रधानता ज्यादा थी। ठीक है, समझ में आ गया? मातृसत्तात्मक किसे कहते हैं और पितृसत्तात्मक किसे कहते हैं। अब रही बात कि इतिहास अपने आप को कैसे दोहराता है। अभी देखो सरकार क्या चला रही है? वीमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है जो वीमेन्स एम्पावरमेंट के बात करते हैं। और आज से 4,500 साल पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो सोसाइटी था, जो समाज था, वहां पर महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी थी। और अभी सरकार प्रयास कर रही है महिलाओं की स्थिति अच्छा करने के लिए, जो ये बताता है कि इतिहास अपने आप को खुद दोहरा रहा है। साथ ही हम यह भी स्मृति के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? समाज का जो वर्गीकरण था, लोगों का जो बंटवारा था, वो किस आधार पर था? लोगों का बंटवारा व्यवसाय के आधार पर था, यानी काम के आधार पर समाज में वर्गीकरण था। वर्ग कैसा बटा हुआ था? सोसाइटी कैसे डिवाइड था? काम के आधार पर। आप कौन सा काम कर रहे हैं उसके आधार पर आपका वर्ग तय होता था, उसके आधार पर आपका क्लास तय होता था, न कि आपके जन्म के आधार पर तय होता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ाएंगे वैदिक पीरियड्स, वहां पर हम पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में समाज का जो वर्गीकरण हुआ तो वहां पर जन्म के आधार पर कर दिया गया। ये आगे हम लोग का डिबेट का बात रहेगा। लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का जो वर्गीकरण था वह काम के आधार पर था, वर्ग के आधार पर था। आप कौन सा काम कर रहे हैं तो आपका ये वर्ग हो गया, आप ये काम कर रहे हैं आपका ये वर्ग हो गया। यानी एक ही घर में कई वर्ग के लोग हो सकते थे, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, लेकिन सब एक थे। ठीक है, तो व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया गया। अब वहां के लोगों का खान पान कैसा था? खान पान तो हम लोग जानते ही हैं, घरों में भी तो खाते पीते हैं। तो घर में भी कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी कुछ लोग शाकाहारी होते हैं और कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी, वहां के समाज में भी कुछ लोग शाकाहारी थे और कुछ लोग मांसाहारी थे। कोई बड़ी बात नहीं है। गेहूं उस समय भी था,
दाल उस समय भी था, चना उस समय भी था, सरसों उस समय भी था। तो जो शाकाहारी थे उनके भी भोजन हमें वहां पर अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जो मांसाहारी थे तो वहां पर मछली के कांटे मिले हैं, फिशेस होता है ना, फिशेस के कांटे मिले हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज मांसाहारी भी था। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग होते थे, जो हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। कोई नया चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उस समय के जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर तथ्यों का विश्लेषण कर। आपको इतिहास पढ़ते वक्त हमेशा यह ध्यान देना है कि जो एविडेंस हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो सोर्सेस हमको प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर उस समय की व्याख्या करना है। कोई अपने मन से नया चीज नहीं जोड़ सकते हैं, आप नहीं जोड़ सकते हो। जो एविडेंस मिला है उसका आप अलग तरीके से विश्लेषण कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग विद्वान हैं तो उनके विचारों में भी भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज नहीं बदलता है, एविडेंस नहीं बदला जा सकता। अब आगे हम देखते हैं मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन मतलब इंटरटेनमेंट के क्या चीज उसमें उपलब्ध है। अभी हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, मूवी देखते हैं, घूमने जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो अभी के मनोरंजन के साधन ये सब हो गए। मेला घूमने जाते हैं, लेकिन उस समय मनोरंजन के साधन क्या थे? फिशिंग करना, मछली मारना, जुए खेलना, पासा खेलना, शतरंज खेलना, ठीक है, ये सब मनोरंजन के साधन थे। ये सब मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। अब आभूषण प्रेम, गर्ल्स स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बॉयज भी है, लेकिन गर्ल्स लोग को आभूषण ऑर्नामेंट्स ज्यादा पसंद होता है ना, तो उस समय भी आभूषण मिले हैं, ऑर्नामेंट्स उस समय भी मिले हैं, गले में हार, ठीक है। ये सारे चीजें बताते हैं कि उस समय के लोग भी आभूषण को पसंद करते थे, ऑर्नामेंट्स को पसंद करते थे। चरहुदड़ों से लिप्त, ठीक है स्टूडेंट्स, आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पता चला ऊपर हो गया, ठीक है। आज हम लोग के दो महत्वपूर्ण टॉपिक रहे, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषताएं या टाउन प्लानिंग, और दूसरा वहां का सोशल लाइफ कैसा था, सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा था। ये दो महत्वपूर्ण चीज है। मेरा क्वेश्चन है अब आपसे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथरूम्स मिले हैं? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, मातृ देवी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, चावल के साक्ष्य, चावल राइस जो हम लोग खाते हैं, चावल के साक्ष्य, चावल के एविडेंस कहां से मिले हैं? ठीक है, और ये तीनों का मैं आपको आंसर भी दे दे रहा हूं, कल मैं फिर आपसे पूछूंगा। ग्रेट बाथरूम्स मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, मूर्ति, स्त्री की मूर्ति, फीमेल की मूर्ति जो है हड़प्पा से मिले हैं, और राइस के साक्ष्य लोथल गुजरात में है, वहां से मिले हैं। ठीक है, एक चीज आप केवल यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो मैप है आप यहां देख रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया में हड़प्पा सभ्यता के बहुत कम स्थल रहे हैं। आजादी के बाद
सारा 90% स्थल साइट्स कहां आ गए? ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गए। पाकिस्तान के क्षेत्र में अधिकतर स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के चले गए, उसके हिस्से में चला गया। भारत में बहुत कम साक्ष्य रहे हैं, धौलावीरा है, लोथल है, ठीक है, इस तरह के कम। राजस्थान में कुछ क्षेत्र है, ये सब रहे, ठीक है।